इसको शेयर गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं इनफी त्रिपाठी एंड टीचर्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टीचर्स एकेडमी ने आपके लिए यूजीसी एकेडमी नाम से एक डेडिकेटेड यूजीसी स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म ओपन किया है। तो उस प्लेटफॉर्म पे आपको यूजीसी से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। एग्जाम कब होगा, पैटर्न कैसा होगा, और जो भी सब्जेक्ट है आपका उस सब्जेक्ट के टीचर्स ने भी वहां पर पढ़ाया हुआ है। फ्री वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं और फ्री वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। ये सारे जितने भी आपके टेस्ट सीरीज हैं या फिर आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ये सब आपको यूजीसी एकेडमी पे मिल जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। आप डायरेक्ट यूजीसी एकेडमी पे जाके, क्योंकि वो टीचर्स एकेडमी से ही एफिलिएटेड है, अटैच्ड है, तो आप वहां से उसको सारा डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। प्रतिभा, सिद्धार्थ, चंद्रिका, सरिता, जयश्री, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2019 चल रहा है, 2018 के पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, 2019 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। और 2019 में भी कल हमने 30 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। तो जल्दी से संख्या बढ़ाइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये 1 से लेके 30 तक आपका कंप्लीट हो चुका था, तो इसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे। राइट, 1 to 30 हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करेंगे। चलो, किसने किसने कल की क्लास अटेंड की थी? कितने लोगों ने कल की क्लास अटेंड की थी? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का वह उपयोग जिसे समाज की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए किया जाता है कहलाता है। जिन्होंने भी कल की क्लास अटेंड की होगी वो तो जरूर वापस आए होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो पहली बार आए हैं उनको भी मैं बता दूं, यूजीसी एकेडमी पे एंड टीचर्स एकेडमी दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपके प्रीवियस ईयर पेपर रखे हैं। आप किसी भी एकेडमी पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चले तो बताएं, सूचना प्रौद्योगिकी या आईटी का वह उपयोग जिसे समाज की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए किया जाता है कहलाता है ई गवर्नेंस। जब गवर्नमेंट आईसीटी का यूज करती है, आईटी का यूज करती है, तो उसको हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। राइट, तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है। कुछ भी बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है इसमें, साफ साफ ये कि अगर गवर्नमेंट यूज करी तो ई गवर्नेंस बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है? इनमें से कौन सा आपका एक सर्च इंजन है? ये फ्लैश आपकी मेमोरी भी होती है, फ्लैश प्लेयर भी होता है। मतलब फ्लैश आपका एक वीडियो चलाने का प्लेटफॉर्म भी है और फ्लैश आपकी मेमोरी भी होती है। एक नई टेक्नोलॉजी है फ्लैश, तो फ्लैश मेमोरी भी आपकी होती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर। तो अब इंटरनेट एक्सप्लोरर कहीं भी दिखेगा तो सर्च इंजन तो नहीं है। ये इंटरनेट से कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है, इंटरनेट पे कुछ सर्च करने में हमारी हेल्प नहीं करता। दूसरा, फायरफॉक्स भी आपका क्या है? एक वेब ब्राउजर। तो ऑप्शन बचा कौन सा? गूगल आपके क्या है? सर्च बाबा या सर्च इंजन। और कौन से सर्च इंजन हो सकते हैं? तो गूगल के बाद आपको एक नाम याद रखना है, बिंग, याहू, ask.com, cha.com, duckduckgo.com, ये सब क्या है? आपके गूगल के सर्च इंजन है। सॉरी, गूगल के सर्च इंजन बोली, ये सारे आपके क्या है? सर्च इंजन, जिसमें आप सर्च कर सकते हैं। इन सब में पावरफुल कौन सा है? गूगल, क्योंकि गूगल पूरा दिन बैठा होता है आपकी डिटेल्स लेने के लिए। जिसके पास जितना ज्यादा डेटा वो उतना ही अच्छा सर्च इंजन होता है। ठीक है, चलें। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जेपीईजी का उपयोग किसे कॉम्प्रेस करने के लिए किया जाता है? हमने फाइल फॉर्मेट क्लास में डिस्कस किया है, तो आप लोगों को पता होगा कि जेपीईजी कॉम्प्रेस करने के लिए तो यूज किया जा रहा है। कॉम्प्रेस मतलब एक फाइल ऐसी जिसको हम बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए उसको साइज छोटा कर दें। तो किसको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है? तो बहुत आसान है, इमेज फाइल को कॉम्प्रेस किया जाता है। नेक्स्ट, वेब पेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज बनाने के लिए आपकी भाषा की जरूरत पड़ेगी। कोई भी
अगर आपको इंटरनेट पे सॉरी कुछ भी लिखना है कंप्यूटर पे, या आपको कुछ भी लिखना है इंटरनेट पे या कहीं भी, तो आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो इंटरनेट पे कुछ लिखने की जो भाषा है उसको हम बोलते हैं HTML, या उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्टिंग, वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। उसमें आपके कैस्केडिंग CSS भी आ जाता है, जावास्क्रिप्ट भी आ जाती है, और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अगर फुल फॉर्म पता होगी तो आपको पता है कि इंटरनेट पे या फिर नॉर्मल कंप्यूटर पे कुछ भी लिखने के लिए हमें भाषा की जरूरत है या सॉफ्टवेयर की जरूरत है। और सॉफ्टवेयर किससे बनता है? भाषा से। भाषा का मतलब कि कोई ना कोई कुछ कोड होगा। जैसे हमारी भाषा क्या है, हमें कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, राइट। तो बोलने के लिए हम भाषा इस्तेमाल करेंगे। भाषा हिंदी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, गुजराती, मराठी, कुछ भी हो सकती है। तो अगर हिंदी बोल रही हूँ तो एक नियमानुसार बोल रही हूँ, देवनागरी लिपि के अनुसार बोल रही हूँ। पंजाबी बोल रही हूँ तो गुरमुखी लिपि के अनुसार बोल रही हूँ। उसी तरह से जब आप कोई भी पेज बनाते हैं इंटरनेट पे, तो वो पेज किसी एक टर्म, मतलब कुछ कोड होगा उसका, तो वो उसका नाम रख दिया गया HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में जो भी रूल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका पेज बनाया जाता है। नेक्स्ट, अगर HTTP की बात करें तो HTTP आपका क्या है? एक प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किस लेयर पे काम करता है? एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। प्रोटोकॉल में आपके TCP IP मॉडल में 4 लेयर हैं, उसमें से सबसे टॉप लेयर है एप्लीकेशन लेयर, उसी पे आपका HTTP काम करता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, ये भी आपका क्या है? एक प्रोटोकॉल है। URL, किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने का एड्रेस, ये क्या है? एक एड्रेस है कि www पे बहुत सारी वेबसाइट है, अब किस वेबसाइट पे जाना है। जैसे आपसे बोला गया कि इंडिया एक कंट्री है, इस कंट्री में बहुत सारे घर हैं, किस एड्रेस पे जाना है आपको, बहुत सारी सिटीज हैं, स्टेट्स हैं, कहाँ पे जाना है, उसका एक एड्रेस आपका है URL। नेक्स्ट 35, UPI पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन राष्ट्रीय भुगतान निगम NPC द्वारा विकसित किया गया है? अच्छा, NPC ने इसमें से कौन सा विकसित किया है? तो NPC ने विकसित किया है आपका भीम ऐप। कौन सा? UPI पे बेस्ड है आपका भीम ऐप, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रैम पद का क्या अभिप्राय है? रैम क्या होता है ये बताना है। मेमोरी जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, मेमोरी जिस पर केवल लिखा जा सकता है, मेमोरी जिसको स्थायी संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है, मेमोरी जिसको पढ़ा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। तो इतना जानते हैं आप, अगर जिसको पढ़ा जा सकता है सिर्फ उसको रोम बोलते हैं, जिस पर सिर्फ लिखा जा सकता है ऐसी कोई मेमोरी है ही नहीं। जिसको स्थायी संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है, SSD SSD कुछ भी। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रैम आपकी एक वॉलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, जिसपे लिखा और पढ़ा दोनों जा सकता है, राइट। जब आप कोई भी प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं तो वो रैम पे लिख उठा, जैसे ही आप उसको यूज कर रहे हैं वो रीड हो रहा है, और जैसे ही आपने उसको हटा दिया वो वहां से हट के दूसरा प्रोग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर प्रयोग में लाया गया था? वैक्यूम ट्यूब, कई बार पढ़ चुके हैं, और अगर आपने पेड क्लास की है तो रट उठा होगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आंकड़ा संचयन और गणना परिकलन के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त संख्या प्रणाली है। तो आपको पता है कंप्यूटर मशीन भाषा समझता है, और मशीन भाषा में सिर्फ 2 ही शब्द हैं, या 2 ही वर्ड हैं, 2 ही नंबर्स हैं, 0 और 1। और 0 और 1 कौन सी भाषा है? बाइनरी। तो बाइनरी आपकी मशीन भाषा हो गई। एक वेब पेज की लोकेशन को विनिर्दिष्ट करने वाला पता क्या है? या आप कह सकते हैं कि वेब पेज को बताने वाला एड्रेस कौन सा है, कि वेब पेज कहाँ पे रखा है, क्या है आपका? क्या है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। DNS, डोमेन नेम सिस्टम, फुल फॉर्म है इसकी। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? तो डोमेन नेम सिस्टम आपका बताता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह की है, मतलब .com है, कॉमर्शियल है, या इंडिया की है, या इंडस्ट्रियल है, या ऑर्गेनाइजेशनल है, या एजुकेशन है। तो आपने देखा होगा .edu, .org, .in, ये सब आपका है डोमेन नेम। और डोमेन नेम सिस्टम में पूरा का पूरा हर IP एड्रेस का
ये कह सकते हैं एक डायरेक्टरी की तरह मेंटेन होती है कि जो एड्रेस है, आईपी एड्रेस और उसका नाम, जैसे आप google.com लिखते हैं तो google.com का एक आईपी एड्रेस है। तो जैसे जैसे आप फोन पे नंबर मिलाते हैं लेकिन नाम पे क्लिक करते हैं लेकिन मिलता क्या है, नंबर। जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, आपने उसके नाम पे क्लिक कर दिया और डायल क्या हो रहा है, नंबर। उसी तरह आप लिखते जब है google.com, तो google.com का एक आईपी एड्रेस है और वो उस आईपी एड्रेस पे जाके कनेक्ट होता है, राइट। तो ये सिर्फ पूरा का पूरा डायरेक्टरी कौन मेंटेन करता है कि google.com का कौन सा आईपी एड्रेस है। जैसे पहले डायरेक्टरी होती थी टेलीफोन डायरेक्टरी, जहां पे एक नाम के साथ नंबर अटैच होता था, उसी तरह से आपके सिस्टम के पास भी एक डायरेक्टरी है, उसको डोमेन नेम सिस्टम बोला जाता है। नाउ HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है। किसी कंप्यूटर की मुख्य स्मृति में 960 किलोबाइट्स हैं। इस स्मृति में निहित बाइट की सही संख्या क्या है? इस क्लास की स्पीड थोड़ी सी फास्ट मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मेरा मेन मोटो है कि 2018 से 2023 तक के जितने भी प्रश्न आए हैं सारे प्रश्न आपके पास हों, और 1 घंटे में अगर जितना ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप कर पाएंगे उतना ही आपका टाइम भी बचेगा। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ कम समय में आपको सारे प्रश्न दे दूं। तो थोड़ी सी अगर स्पीड अगर आपको ज्यादा भी लग रही है, मैनेज करिए। मैराथन होती है आपकी डेली सैटरडे को, वहां पे स्पीड इतनी फास्ट नहीं होती है, वहां पे एक एक चीज हम अच्छे से क्लियर करते हैं और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। उस क्लास में आपसे मैं रिस्पॉन्स लेती हूँ, यहाँ पे मेरा मोटो है आप लोगों को ये कंटेंट डिलीवर करना, ठीक है। चले नाउ, और प्लीज जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले पाए। A computer has main memory of 960 kilobytes. What is the exact number of bytes contained in a memory? पूछ रहे हैं कि आपकी जो मेमोरी है ना वो 960 किलोबाइट्स की है और कितने बाइट्स होंगे। तो आपको पता ही नहीं है, आपको बस इतना पता है कि 1 किलोबाइट में हमें पता है कि 1024 बाइट्स होते हैं, और यही तो पूछा जा रहा है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट्स कितने होते हैं। तो 1 किलोबाइट में अगर 1024 होंगे तो 2 में 2 गुणे 1024, 5 में 5 गुणे 1024, 960 में 960 गुणे 124, तो 960 गुणे 1024, 124 नहीं 1024, तो 960 गुणे 1024, ठीक है। देखें पहले से अगर उन्होंने बोला होता कि हम किलो बाइट को 1000 बाइट मानेंगे तब तो ये आंसर भी आपका सही हो जाता, ये आंसर गलत नहीं है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला तो हम एग्जैक्ट आंसर पे ही टिक करेंगे, ठीक है। ये चीज समझो। नहीं ये आप 2 बार क्यों गुणा कर रहे हैं? ये किलो बाइट है और किलो बाइट को अगर बाइट में बदलना है तो 1024 ही तो होगा, ठीक है। तो 2 बार गुणा नहीं करना है। चल वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है कौन सा है? जेपीईजी भी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा कि इमेज को कंप्रेस करता है, यही नहीं होगा, बाकी सारे हैं। एवीआई, एमओवी, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड तीसरा क्या था? MP4 मीडिया प्लेयर वर्जन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से सभी शैक्षणिक उपाधियां यथा प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, अंक पत्र इत्यादि का ऑनलाइन स्टोर हाउस क्या है? इसको बोलते हैं नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। क्या बोलते हैं? नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आपकी जितनी एक तरह से डिजिटल लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक लाइब्रेरी की तरह स्वयं आपका एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, MOOC प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोई भी कोर्स पढ़ सकते हैं, एक्सपर्टीज ले सकते हैं। नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी काइंड ऑफ नथिंग। चल, नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, ठीक है। चल, SMTP का फुल फॉर्म, SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी एप्लीकेशन लेयर पे ही काम करता है, ये भी प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, किन नियमों के तहत आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ये कौन बताता है? आपका प्रोटोकॉल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ईमेल में त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना संग्रह करने हेतु सुविधाजनक स्थान है। ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्रीवल इन ईमेल्स। कहां पे, मतलब आपका जो ईमेल एड्रेस है वो कहां पे होता है? एड्रेस बॉक्स में या एड्रेस बुक में या संदेश मैसेज बुक में या एड्रेस बॉक्स में? तो मैसेज बुक में होता है, एड्रेस बुक में होता है, ना कि एड्रेस बॉक्स या एड्रेस पता पेटिका या जो भी है, संदेश पेटिका, मैसेज बॉक्स,
ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा इसका। ठीक है, चल हम बोलते हैं एड्रेस बुक। ऐसे समावेशी पद की पहचान कीजिए जिसमें कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग सम्मिलित होता है। ऐसा समावेशी पद जहां पे कंपनी जब बिजनेस कर रही है तो उसके संचालन के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म आपका कहां कहां पे यूज होता है? ई बिजनेस, और अगर आप ई कॉमर्स की बात करें या ई मार्केटिंग, देखो ई कॉमर्स अगर इसमें से आप देखें तो ये तीनों ही टर्म, ई बिजनेस, ई कॉमर्स एंड ई मार्केटिंग, क्या ये तीनों ही टर्म आपको सही नहीं लग रहे? सही लग रहे, बट ई बिजनेस और ई कॉमर्स अगर आपने सही कर दिया तो ई मार्केटिंग, एक तरह से ये दोनों ही टर्म इसमें हो सकता है कि आगे आपका 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 इस तरह से ऑप्शन दिया हो, यहाँ पे नहीं दिया है, बट यहाँ पे ये दोनों ही आपके क्या है? सही है, चाहे आप ई बिजनेस बोले चाहे ई कॉमर्स बोले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो जाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन व्यवसाय की बात हो रही है, कंपनी व्यवसाय के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का यूज करती है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म आपका ई बिजनेस भी है और ई कॉमर्स भी है। एक तरह से जो बेस्ट सूटेबल आंसर की अगर हम बात करें, बेस्ट सूटेबल आंसर की बात करें तो कौन सा होगा? सेकंड। अगर एक ही बताना है तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से किसको द्वितीयक भंडारण का एक रूप नहीं माना जाता है? मतलब सेकेंडरी स्टोरेज वो नहीं है, तो आप देखिए कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज नहीं हो सकता है? रैम, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश ड्राइव। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब होता है कि उसको आप एक्सटर्नली और इंटरनली लगा सकते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क आपकी पहले इंटरनली, आपने देखा ना ए बी नहीं सी से ड्राइव शुरू होती है। क्यों सी से शुरू होती है? क्योंकि पहले फ्लॉपी डिस्क लगती थी, अब नहीं लगती, लेकिन जगह उसकी अभी भी खाली है। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आपकी सीडी डीवीडी, तो सीडी डीवीडी तो सिस्टम में होती नहीं है, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज ही है, डेटा को स्टोर करते हैं। फ्लैश ड्राइव आपकी पेन ड्राइव हो गई, यूएसबी ड्राइव्स हो गई, तो ये भी आपकी सेकेंडरी है। ये जो रैम है ना, ये मेन मेमोरी है और ये आपके सिस्टम में होती ही होती है, तो ये सेकेंडरी नहीं है, ये प्राइमरी है। ठीक है, नेक्स्ट, टेलीफोन पर डेटा संचरित करें, ये क्या है? ट्रांसमिट्स डेटा ओवर टेलीफोन लाइंस। अच्छा, इनमें से कौन सा टेलीफोन्स पे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है? मतलब अगर टेलीफोन लाइंस में डेटा ट्रांसफर करना है तो किसका यूज करते हैं? ये जो स्विच और हब वाला कॉन्सेप्ट आया ना, ये इंटरनेट आने के बाद आया, टेलीफोन लाइन तक ये वाला नहीं था। तो उस टाइम पे हमारे होते थे मॉडेम। ठीक है, क्या होते थे? मॉडेम। टेलीफोन की बात करेंगे तो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए मॉडेम का यूज करते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक संस्थान के अनुक्षेत्र नाम से सामान्यतः संबंध होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एसोसिएटेड विद डोमेन नेम ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? का डोमेन नेम क्या हो सकता है? एजुकेशनल या एडू? अब यहाँ एजुकेशनल की फुल फॉर्म थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर नहीं भी पता है तो भी एडू एजुकेशन से रिलेटेड है, .com कॉमर्शियल है, INST इंस्टीट्यूशनल, ORG ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल, एजुकेशनल, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, तो एजुकेशनल डोमेन नेम आपका कौन सा हो जाएगा? ED2। नेक्स्ट, NMEICT का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो NMEICT का फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। कौन सा सही हो रहा है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका है अगेन, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये अब स्टार्ट हो रहे हैं। देखो अभी तक जितने भी प्रश्न किए हैं आपने, अभी तक के सारे प्रश्न आपने किए हैं जून 2019 में आए हुए। अब जो स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके दिसंबर में जो पेपर हुआ था, 2019 के दिसंबर में जो पेपर हुआ था, उस पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे वो 10 सेट थे टोटल। 10 सेट में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा 1-2 प्रश्न इधर उधर, 52-53 वही आपके यहाँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो है वो दिसंबर का पेपर है, तो दिसंबर का पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वयं इन द फॉलोइंग लिस्ट विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस। निम्नलिखित सूची में से क्या अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम से संबंधित है? मतलब इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि
लर्नर से संबंधित है, तो एक तो स्वयं है ना, और दूसरा MOOC, ये जो क्विजेज हैं या बज सेशन है या कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन है, सी ये लर्नर से तो संबंधित है, लेकिन ये अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम नहीं है या लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस नहीं है। स्वयं और MOOC आपको दो प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जो कि लर्नर्स के लिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट आपके पास दो लिस्ट दी गई है, विद्वान डिजिलॉकर, साक्षात और शोधगंगा, और डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसका, आपको बताना है कौन सा किससे मैच कर रहे हैं। तो विद्वान में विद्वानों का डेटाबेस बनाया जाता है कि जो भी स्कॉलर है, जो भी साइंटिस्ट है, किस फील्ड से है, उनकी पूरी बिब्लियोग्राफी आपको कहाँ मिल जाएगी? विद्वान, ई विद्वान कहाँ पे मिल जाएगी? ई विद्वान ऐप डाउनलोड करिए या ई विद्वान आप जाके सर्च कर लीजिए। आप अपने सब्जेक्ट के रिसर्चर, अपने सब्जेक्ट के साइंटिस्ट, अपने सब्जेक्ट के जो भी उनको बोल सकते हैं स्कॉलर, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। कौन सा सही होगा? शीर्ष वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं का डेटाबेस, ए का हो जाएगा थर्ड। तो ऑप्शन देखो, क्या ऑप्शन देख के आपको समझ में आ रहा है कोई कौन सा सही है? देखो ए का थर्ड, बिल्कुल। अब आगे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ए का थर्ड लगा दिया। बट हम आगे बात करते हैं डिजी लॉकर की। अगर बात करते हैं तो डिजी लॉकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको अपने स्टेट की सारी डिग्रीज, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब एक तरह से आपको एक लॉकर मिल रहा है, डिजिटल लॉकर एंड वर्चुअल लॉकर। डिजी लॉकर एक वर्चुअल लॉकर है, जैसे आप अपना गहना सोना बैंक के लॉकर में सेव करते हैं, वैसे ही अपनी मार्कशीट, अपनी डिग्रीज आप कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं? डिजी लॉकर में। अपना डेटा कहाँ स्टोर कर सकते हैं? डिजी लॉकर में, राइट। तो डिजी लॉकर में आप, डिजी लॉकर क्या है? दस्तावेजों एवं प्रमाणकों के जारी करने तथा सत्यापन के लिए प्लेटफॉर्म। तो डिजी लॉकर आपका ये हो गया। साक्षात क्या है? साक्षात एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बहुत सारा एजुकेशन मटेरियल मिल जाएगा। तो अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए शैक्षिक पोर्टल, ये आपका सेकंड, ये आपका फोर्थ। एंड शोधगंगा मेनली बनाया गया है PhD के लिए, थीसिस बनाने के लिए। शोधगंगा क्या है? संपूर्ण मूल शोध प्रबंध, ई बुक्स और जर्नल्स का भंडार, रिपोजिटरी ऑफ फुल टेक्स्ट थीसिस, ई बुक्स एंड जर्नल्स। तो आपका फर्स्ट, राइट। तो ऑप्शन हम पहले ही देख चुके थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने के लिए सहायता करने वाली निर्णय समर्थन तंत्र है? तो ये है आपका सारांश। सारांश क्या है? सारांश CBSE बोर्ड द्वारा स्टार्ट किया गया है और CBSE बोर्ड ने स्टूडेंट्स की जो भी बेनिफिट्स है, सॉरी मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, वो डिसाइड किया है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे उनके, और पेरेंट्स को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि उनका बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा है, किस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाना चाहिए। कुल मिला के एक बच्चे के विकास के लिए पेरेंट्स और टीचर्स सहयोगी होंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और इसको हम, इस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं हम सारांश। ई पाठशाला आपका 12th तक के कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे। शाला सिद्धि भी आपका एक तरह का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। स्वयं प्रभा आपके DTH चैनल्स हैं, 34 चैनल 24/7 आपके आते हैं, और किसके द्वारा प्रसारित किए जाते हैं? GSAT के द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं, GSAT 15 के द्वारा। एंड कहाँ से? तो ये विशाख गांधीनगर से इसको प्रसारित किया जाता है। कंप्यूटर संबंधी कार्यकलाप में WORM का पूर्ण रूप क्या है? WORM मैंने कई बार आपको बताया, अगर आपने पेड क्लास की है तो आपको फुल फॉर्म पता होगी। राइट वंस रीड मैनी, ये टर्म हमने रोम के लिए भी यूज किया था, है ना, कि एक बार लिखो बार बार पढ़ो। मतलब एक बार जो हमने उसमें सॉफ्टवेयर ऐड कर दिया है उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, उसमें दोबारा ऐड नहीं कर सकते। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी राइट वंस रीड मैनी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित संग्रहण डिवाइसों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि इन्हें संग्रहण क्षमता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। राइट, किस क्रम में व्यवस्थित करना है? आरोही क्रम, मतलब असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में का मतलब है सबसे छोटा वाला ये है, फिर ये है, फिर ये 1 2 एंड सबसे बड़ा हार्ड डिस्क। तो पहले CD, फिर DVD, फिर हार्ड डिस्क।
BCA ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल के संदर्भ में अनुपयुक्त है, विच इज नॉट सुटेबल फॉर ईमेल, बताएं। यह कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजा गया एक पत्र है, बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर नेटवर्क पर एक पत्र भेजा गया है, वही है ये। यह अयाचित संदेशों को भेजने में प्रयुक्त हो सकता है, हाँ, भर भर के भेजिए आप, किसी भी तरह के स्पैम ईमेल्स आप ईमेल पे भेज सकते हैं, ठीक है। स्पैम ईमेल्स आप देखते हैं कि आपके पास काम की ईमेल एक भी नहीं आती है, स्पैम दिन भर में 50 ईमेल्स आ रही होती हैं, और उसी की वजह से आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम का स्टोरेज है वो फुल हो जाता है। नेक्स्ट, ईमेल मंथर गति वाली ईमेल है, मतलब स्नेल मेल। स्नेल मेल मतलब स्नेल देखिए आपने ना, स्नेल बहुत धीरे धीरे चलती है, तो स्नेल मेल का मतलब वही है कि बहुत धीरे गति से वो चल रही है। नहीं, ईमेल आप भेजिए तुरंत आपको मिल जाएगी, तो ये धीमी गति नहीं है इसकी। सी ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ईमेल पते में डोमेन नाम शामिल होता है, बिल्कुल, जैसे हम लिखते हैं, अगर आपको एक आईडी बताऊं, मान लीजिए टीचर्स एकेडमी की, तो teachers@gmail ने अगर बनाया है gmail.com, तो डोमेन नेम आपका क्या हो गया, gmail.com, किसने बनाया है और कौन सा का डोमेन, ठीक है। तो gmail.com ये हो गया आपका डोमेन नेम। @ के पहले हमारा होता है यूजर नेम, ये हमारा यूजर नेम, कुछ भी रख सकते हैं, और जिस भी प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं उसका हमारा क्या आ जाता है, डोमेन नेम, और इन दोनों को हम जोड़ते किसके साथ है, डोमेन नेम, इन दोनों को हम जोड़ते हैं @ के साइन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2 सेट दिए गए हैं, इन सेट में आपको बताना है कौन सा किससे मैच कर रहा है। www वर्ल्ड वाइड वेब, तो ए का क्या हो जाएगा, जावा। जावा क्या है, एक भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो बी का हो जाएगा 4th। रैम एक परिवर्तनशील मेमोरी है या परिवर्तनशील स्मृति है, तो सी का 1st। रोम जो बचा है रोम के लिए सही होगा, मतलब गैर परिवर्तनशील है, ठीक है। तो 3412 सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक चीज आपने देखी होगी, अगर आप 2018 से सीरीज फॉलो कर रहे हैं, 2018 से आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो एक चीज आपको ये समझ में आई होगी कि किस तरह से पेपर का पैटर्न है, और आधे क्वेश्चन मतलब 50 प्रश्न करने के बाद आपको लगभग अगले 50 प्रश्नों में 20 प्रश्न रिपीटेड मिल रहे हैं। ये चीज अगर आपने ध्यान दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप एकदम सही जा रहे हैं। ये भी आपने देखा होगा कि जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपके आंसर का दिया है, उन्हीं के, जैसे एक के 4 आंसर हैं, मतलब 4 ऑप्शंस हैं, उन्हीं ऑप्शन में से दूसरा प्रश्न बनकर आ जा रहा है, मतलब एक तो उसका सही आंसर है, 3 जो आंसर है वो गलत आंसर है, बट वो गलत आंसर नहीं है, वो किसी दूसरे क्वेश्चन के आंसर है ना। तो अगर मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर दिया तो वो प्रश्न भी आपका सॉल्व हो गया। इंटर रिलेट कर पा रहे होंगे कि कितना यूजफुल है आपके लिए ये चीज, कि अगर आपने एक बार पेपर सॉल्व कर लिया है 2018 का, तो 2019 का पेपर आपको लगेगा कि बहुत आसान है। उसी तरह से जब 2019 का करेंगे, क्योंकि 2018 से थोड़ा सा टफ है 2019 के बाद 2020 और 2023 आते आते तो फिर आपके पसीने छूट जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी सीरीज में बढ़ रहे हैं तो पसीने नहीं छूटेंगे, एक एनालिटिकल स्किल भी डेवलप हो जाएगी, एक सोचने की क्षमता भी डेवलप हो जाती है। और यूजीसी नेट आपसे सिर्फ और सिर्फ यही पूछता है कि आप अगर कोई प्रश्न कर रहे हैं तो किस हिसाब से आप उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। कहानी सबको पता है, उस कहानी को इम्प्लीमेंट आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो यूजीसी नेट का अगर एग्जामिनर की भाषा समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से उस पेपर को कर ले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। ई गवर्नेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विवरण उपयुक्त है। ई गवर्नेंस के लिए पूछा गया है। ई गवर्नेंस आपका क्या है, जो गवर्नमेंट द्वारा योजनाएं लाई जाती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, ई गवर्नेंस के अंतर्गत। नागरिकों को भागीदार, सक्षम और सशक्त बनाना, हाँ बिल्कुल नागरिकों के लिए सोच ही रहे हैं। नागरिकों को उचित और पक्षपात रहित सेवाएं देना, बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी चलित प्रशासन देना, ये भी एक तरह से सही है। ई कॉमर्स अनुप्रयोगों में जनता का विश्वास सुनिश्चित करना, टू इंश्योर पीपल्स फेथ इज ई कॉमर्स एप्लीकेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं कि जनता का विश्वास डेवलप हो जाए कि जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं वो सब सही है, उन पर विश्वास करो, उनसे शॉपिंग करो, नहीं, गवर्नमेंट का ये मोटो बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट बस चाहती है कि आपके सहयोग से जो भी फैसिलिटीज है गवर्नमेंट की वो आप तक बहुत आसानी से पहुंचे, इस चीज को वो सुनिश्चित करती है।
तो ए, बी और सी, इसके आई गेस ऑप्शन आगे अगर है तो नहीं है, इसमें ये ऑप्शन नहीं है। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन 4 स्टेटमेंट में ऐसे ऑप्शन दिया होगा ए, बी, सी, मतलब फर्स्ट वाला ये दिया है, एंड सेकेंड में होगा बी एंड सी ओनली, थर्ड में होगा ए एंड सी, कुछ इस तरह से। तो स्टार्टिंग का ए, बी, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे आई गेस ये प्रश्न कट गया है, एक से ज्यादा प्रश्न ऑप्शन इसके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है। सोचिए 2019 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन आप 2023 में इस तरह का क्वेश्चन देखने को तरस जाएंगे। कभी पूछा ही, मतलब 2022 से इस तरह का प्रश्न पूछा ही नहीं गया है। आगे आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सही है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा है? प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इम्प्लीमेंटेशन है, ये एप्लीकेशंस हैं, लेकिन भाषा कौन सी है? पाइथन। पाइथन का यूज करके हम मशीन लर्निंग कर सकते हैं। पाइथन की हेल्प से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, क्योंकि सिर्फ पाइथन से ही हम एआई डेवलप नहीं कर सकते, बट ये क्या है? एक लैंग्वेज है जिससे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हम डीप लर्निंग कर सकते हैं, जिससे हम मशीन लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, अब कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। बिंग का नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिया था, तो अगर पता ही नहीं है कि इंटरनेट क्या है, स्काइप क्या है, एक्रोबैट रीडर क्या है, तो बिंग तो पता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपने पहले बताया था कि एक सर्च इंजन होता है जिसका नाम है बिंग, राइट। स्काइप क्या है? वीडियो कॉल करने के लिए यूज होता है। वीडियो एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप क्या पढ़ेंगे? स्काइप वीडियो एंड ऑडियो कॉल्स के लिए यूज होता है। इंटरनेट आप सभी जानते हैं, नेटवर्क्स का जाल होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है। ये बहुत सारे नेटवर्क से मिलकर आपका इंटरनेट बनता है। एक्रोबैट रीडर आपका पीडीएफ को रीड करने के लिए बनाया जाता है। एक्रोबैट रीडर एडोब रीडर का एक प्रोडक्ट है, पीडीएफ को रीड करने के लिए बनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट, शिक्षा में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उद्देश्य है, आप बताएं। छात्र छात्राओं को आकर्षित करना? नहीं, अट्रैक्शन जैसा कोई भी विचार नहीं है। अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना? जो भी परिणाम है वो इष्टतम तब बनेंगे जब आप इफेक्टिव क्वालिटी देंगे, राइट। एक टीचर अगर अच्छा पढ़ा रहा है और बच्चों को समझ में आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक परिणाम अच्छे बन ही जाएंगे। हम आईसीटी का यूज करके ये नहीं कर सकते। पता चला एक टीचर ऐसा पढ़ाता है जो आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो आप आईसीटी नहीं किसी चीज का भी यूज कर ले, हो ही नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षण में प्रौद्योगिकी संस्कृति को बढ़ावा देना या शिक्षण को रुचिकर बनाना? सी, शिक्षण को रुचिकर आप बिना आईसीटी के भी बना सकते हैं। एक तरह से आईसीटी का जो हम यूज कर रहे हैं, आईसीटी का यूज करने का एक मोटो यही है, शिक्षण में प्रौद्योगिकी इसमें अगर बेस्ट सूटेबल आंसर देखा जाए, क्योंकि आकर्षित करना ये तो हो ही नहीं सकता। शिक्षण को रुचिकर बनाना, अधिकतम परिणामों को इष्टतम बनाना, जो लर्निंग रिजल्ट्स हैं। शिक्षण में प्रौद्योगिकी संस्कृति को बढ़ावा देना, आईसीटी का उद्देश्य, मेन उद्देश्य है नहीं। तो यहाँ पे अगर इस तरह से देखा जाए ना, तो आपका जो बेस्ट सूटेबल आंसर बनता है वो ये बनता है, अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना। देखो आईसीटी का जो अगर हम मेन मोटो देखें तो वो आपको रिजल्ट देता है। यहाँ पे टीचर की बात तो है ही, टीचर तो रिजल्ट दे ही रहा है, बट एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा ना तो भी अधिगम रिजल्ट्स आपके अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शंस है वो सारे ही सही लग रहे हैं कि प्रौद्योगिकी संस्कृति को भी बढ़ावा देना, बट प्रौद्योगिकी संस्कृति को बढ़ावा देना आईसीटी का उद्देश्य नहीं हो सकता, ये गवर्नमेंट का उद्देश्य जरूर हो सकता है। इस वजह से ये आपका गलत हो जाएगा। आकर्षित करना तो हो ही नहीं सकता। हाँ, शिक्षण को रुचिकर बनाना ये आपके टीचर पे भी डिपेंड करता है और आईसीटी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन उद्देश्य सिर्फ ऐसा नहीं कि इंटरेस्टिंग बना देना, इंटरेस्टिंग बनाने के साथ साथ कुछ फ्रूटफुल और आउटकम भी आना चाहिए। तो फ्रूटफुल आउटकम कहाँ पे आ रहा है? दिस वन। तो बेस्ट पॉसिबल एंड बेस्ट सूटेबल आंसर आपका इसमें ये हो जाएगा, राइट। इस प्रश्न में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, सी ही सही होगा, हाँ सी ही आंसर सही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे पास एक से ज्यादा आंसर सही होने के चांसेस है, बट जो बेस्ट चीज है वो हमें सही करनी है। नाउ नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से क्या एक अति व्यापक दृष्टि प्रदान करता है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रों में शोध का मार्गदर्शन देता है। यहां पे एक प्लेटफॉर्म है आपका इम्प्रिंट। क्या है? इम्प्रिंट। इम्प्रिंट प्लेटफॉर्म का काम है कि जो भी आपके शोध हो रहे हैं, जो भी आपके आप कह सकते हैं कि रिसर्च हो रहे हैं या टेक्नोलॉजी है, उसको किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी ये आपके राष्ट्रपति भवन में 2015 में लॉन्च किया गया था इम्प्रिंट। और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए आपका इम्प्रिंट यूज होता है। राइट, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? IMPRIN, इम्प्रिंट। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ARIIA, NIRF एंड स्वयं प्रभा, ये प्लेटफॉर्म्स नहीं, आपका इम्प्रिंट प्लेटफॉर्म होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में किसी भाषा अनुवादक के वर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुपयुक्त है? ये आपने पेड क्लास की है तो आपने पढ़ा होगा कि इनमें से कौन सा अनुपयुक्त है, मतलब जो आपका यूज नहीं होता है ट्रांसलेटर की तरह। तो ट्रांसलेटर की तरह आपका असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर तो यूज होता है, ये कोडेक नहीं यूज होता। ठीक है, तो कोडेक क्या है? कोडेक आपका किसी भी सॉफ्टवेयर का कोड है, उसको हम कोडेक, जैसे कोई ऑडियो है तो उस ऑडियो का कोडेक अगर आपके प्लेटफॉर्म पे है, मतलब उस सॉफ्टवेयर में है, तो वो ऑडियो आपके प्लेटफॉर्म पे चलेगा, नहीं तो नहीं। जैसे वीडियो, कई प्लेटफॉर्म पे आप देखते हैं वीडियोस नहीं चलती, एक वीडियो चल रही है दूसरी नहीं चल रही, क्यों? क्योंकि वो उसके कोडेक को सपोर्ट नहीं करता, वो उसके कोड को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र आभासी वर्ग कक्षा परिवेश प्रदान करने के लिए सही साझेदारी यंत्र है? ए लैब, ए व्यू, ए ट्यूटर या ए लर्नर? तो यहां पे होगा ए व्यू। ए व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक तरह से वर्चुअल क्लासरूम की फीलिंग देता है। अ व्यू आपका अ व्यू अ व्यू आपका क्या देता है? वर्चुअल क्लासरूम वाली फीलिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद डिजाइन के लिए लर्निंग परिवेश से संबंधित है? तो डिजाइन के लिए आपका जो परिवेश है वो है ई कल्प। ई यंत्र टेक्नोलॉजी के लिए है। ई आचार्य आपका एक तरह से पढ़ने के लिए है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उसका कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ई विद्वान डेटाबेसेस है आपके विद्वानों का। और ई कल्प आप अगर डिजाइनिंग फील्ड से हैं तो आपको ई कल्प प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसमें आप सॉरी जिसमें आप मतलब डिजाइनिंग सीख सकते हैं या आर्ट की चीजें सीख सकते हैं। नेक्स्ट, डैश आशोधित तथ्य है जबकि डैश शोधित अर्थपूर्ण आंकड़ा है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, राइट? यहाँ पे आपसे बस वही पूछ रहा है। सूचना मतलब इंफॉर्मेशन एंड बिट्स मतलब डेटा या बिट्स। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा आशोधित तथ्य कौन सा है। आशोधित तथ्य की अगर हम बात करें तो कौन सा है? डेटा, राइट? डेटा आपका आशोधित तथ्य और इंफॉर्मेशन आपका क्या है? शोधित अर्थपूर्ण। डेटा से ही इंफॉर्मेशन निकाला जाता है, ये मैंने आप लोगों को पेड क्लास में बताया हुआ है कैसे ये काम कर रहा है, राइट? तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्या ओपन होगा? सेकेंड, एक सेकेंड, आई गेस मैंने कुछ और क्लिक कर दिया।
बस 2 मिनट वेट कर लीजिए। इसमें मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से कैसे जाना है। आ रहे हैं टेक्नीशियन। सही करो, कहाँ से? चलिए 1 मिनट लगेगा, असुविधा के लिए खेद है, तब तक बने रहिए क्योंकि वो मैंने पता नहीं क्या टच कर लिया था और पूरा बोर्ड आपका हो गया था। अभी आपके 5-10 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। या फिर एक काम करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, राइट, क्योंकि क्लास आपकी डिस्टर्ब हो गई है और फिर मैं आगे कराऊंगी तो वो एक बीच में होता है ना कि एक ट्रांजिशन आ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि कल की क्लास में हम रखते हैं, जो आगे के क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे। जब तक बोर्ड ऑन हो रहा है, अब मैं, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास भी है तो मैं दूसरी क्लास लूँगी, ठीक है। हम कल मिलते हैं, चलें, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए।